हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए उनके थर्ड पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड EDU BED 103 है और जिसका शीर्षक बाल्यावस्था एवं उसका विकास है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से संबंधित अति महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं और उनके उत्तर को जानते हैं। ये जो प्रश्न है वो आपकी आगामी जो परीक्षा इस प्रश्न पत्र की होने वाली है उसमें आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। तो इस जो मॉडल प्रश्न पत्र में हमने जो प्रश्न सम्मिलित किए हैं उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं और उसके उत्तर को जानते हैं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है वह है उस कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से हुई है। तो एडुकेटम शब्द जो है लैटिन के जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वो है E+डूको। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अंदर से आगे बढ़ाना या बाहर की ओर उसको निकालना। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह पेस्टोलॉजी का है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर, इसमें जो पूछा गया है आपसे वो है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है स्पेंसर का है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं उसी का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से हुई है। तो ग्रीक के जो शब्द हैं साइकी प्लस लोगस, इनसे मिलकर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ है। तो जो ग्रीक शब्द है साइकी है उसका अर्थ होता है आत्मा, सोल। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीक लोगस का अर्थ है। जो ग्रीक शब्द लोगस है उसका क्या अर्थ है। तो ग्रीक शब्द जो लोगस है उसका अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, साइंस या शास्त्र, विषय। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, तत्पश्चात मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब उसने व्यवहार के रूप को अपनाया है। यह कथन किसका है। तो यह कथन वुडवर्थ का है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह कथन किसका है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह कथन जो है वाटसन का है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसमें जो पूछा गया है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा जो है वो मैकडूगल की है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है मन का है। मन ने जो है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से बताया है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन
ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए मानव व्यवहार का, ऑप्शन बी पशु व्यवहार का, ऑप्शन सी मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो प्रश्न संख्या जो 17 है उसका ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों वह परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन काल्पनिक का है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ट्रो का है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है ई ए पील का है। ये पील ने जो है यह कथन कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 का। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की किसके द्वारा दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रो एंड क्रो। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के वैज्ञानिक खोज से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सारे और टेलफोर्ड का है। प्रश्न संख्या 22 का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए जो है जे.एम. स्टीफन, यह कथन उन्हीं का है। जे.एम. स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना जो अर्थ शिक्षा से, जो कि सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान जो कि व्यवहार से संबंधित विज्ञान है, ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्किनर का है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा और मनोविज्ञान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। रॉस ने कहा है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। जिसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो प्लेटो के समय से माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब, कहाँ और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में की गई थी। इस विश्वविद्यालय का नाम अब बदल करके जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 को। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गैरिसन और अन्य का है। गैरिसन और अन्य ने यह स्टेटमेंट दिया है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 को हम देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो स्किनर ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में, समान और विशिष्ट उद्देश्यों में बांटा है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी बालक की वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन सी बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो ऊपर लिखे जो 3 उद्देश्य हैं वो सभी हैं, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा में विज्ञान के उद्देश्य हैं सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना, ऑप्शन बी दिया कि संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना, ऑप्शन सी दिया कि छात्रों की योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी है वो दिया उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य तीनों है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिंडग्रेन के अनुसार शामिल हैं। जो लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बताया, इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थी लर्नर, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया जो लर्निंग प्रोसेस है, ऑप्शन सी सीखने की परिस्थिति जो सिचुएशन है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो लिंडग्रेन ने इन तीनों बातों को सम्मिलित किया है, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति, तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 34। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शन ए दिया है कि कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में, ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्व है। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ऑप्शन सी दिया है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए फिर शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसने कहा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन स्किनर का है। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें आपसे पूछा गया है कि गैरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बताया है। ऑप्शन ए बालक तथा उसका विकास, ऑप्शन बी अधिगम तथा शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गैरिसन ने जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र या विषय वस्तु का वर्णन किया है उसमें ये तीनों बातें सम्मिलित हैं, तो आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम देख लेते हैं। इसमें आपसे जो पूछा गया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है स्किनर का है। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 38। इसमें आपसे पूछा है 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है बीएन झा का है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 39। इसमें आपसे पूछा गया है कि हेनरी क्ले लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? तो जो लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बताए हैं उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 40 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक सामान्य शाखा है या विशिष्ट शाखा है या व्यवहारिक शाखा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक अप्लाइड ब्रांच है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 या 41 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन पद्धति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अंतर्दर्शन विधि है उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है टिचनर ने। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्दर्शन का अर्थ है, अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन जो होता है उसका मतलब होता है अपने आप में देखना, टू लुक विद इन। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने अंतर्दर्शन को आत्मनिरीक्षण कहा है? तो ये अंतर्दर्शन को आत्मनिरीक्षण सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं ऑप्शन बी वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ये अंतर्दर्शन को आत्मनिरीक्षण कहा है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने
अपने आत्म में देखना अंतर्दर्शन है। यह कथन है अपने आत्म में देखना अंतर्दर्शन है, यह कथन टिश्नर का है। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने मस्तिष्क के कार्य व्यापारों का एक क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टाउट का है। स्टाउट ने जो है अंतर्दर्शन की परिभाषा यह दी है। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टाउट के अनुसार अंतर्दर्शन कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है? तो स्टाउट के अनुसार जो अंतर्दर्शन है वो 3 अवस्थाओं में जो है पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 47। इसमें आपसे पूछा गया है कि निरीक्षण पद्धति द्वारा अध्ययन कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है? तो निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसमें जो अध्ययन होता है वो 4 अवस्थाओं में, स्टेजेस जो है इसकी 4 है, उसमें पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गुडे तथा हैट का है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। यह कथन मोसर का है। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन ए मोसर सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। इसमें आपसे पूछा गया कि निरीक्षण विधि के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, तो अनियंत्रित अथवा सरल निरीक्षण, नियंत्रित अथवा व्यवस्थित निरीक्षण, सहभागी और असहभागी निरीक्षण। ऑप्शन डी दिया कि उपरोक्त सभी। तो निरीक्षण विधि के सारे प्रकार हैं, जिसमें कंट्रोल, अनकंट्रोल, सिंपल या ऑर्गेनाइज, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, सहभागी, असहभागी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 50 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है निरीक्षण विधि के प्रकार हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 को। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि जब निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है उस समूह में जाकर शामिल हो जाता है तो इस प्रकार के निरीक्षण को कहते हैं। जब निरीक्षण करता है जिस समूह का वो अध्ययन करना चाहता है और उसमें शामिल होकर उसका सदस्य बन जाता है तो इस प्रकार के निरीक्षण को हम लोग सहभागी निरीक्षण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है। तो मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है वह है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 53। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। मनोविश्लेषण विधि जो है फ्राइड की देन है। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, या जिसको हम लोग जेनेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसके कौन से 2 टाइप्स हैं? तो विकासात्मक विधि या जेनेटिक विधि के 2 प्रकार हैं। एक है कालानुक्रमिक यानी लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है जब व्यक्तियों के एक ही समूह का थोड़े थोड़े अंतराल पर अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं तो यह विधि कहलाती है। तो यह विधि कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल या कालानुक्रमिक विधि। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह विधि जिसमें अनेक समूहों का एक साथ अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं कहलाती है। तो जब हम अनेक समूहों का एक साथ अध्ययन करके कोई अध्ययनकर्ता निष्कर्ष निकालता है तो उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल मेथड के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करने वाली विधि है। तो व्यक्ति के जो अचेतन मन का जो अध्ययन करने वाली विधि है वो है मनोविश्लेषण विधि, जिसके जन्मदाता फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रिया के
मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविश्लेषण विधि को विकसित किया था अचेतन मन के अध्ययन के लिए। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि समाजमिति विधि के जन्मदाता कौन है। तो समाजमिति, जिसको हम लोग सोशियोमेट्री मेथड के नाम से जानते हैं, इस विधि के जन्मदाता जो हैं वो मोरेनो हैं, या कहीं कहीं पे आपको मोरनियो भी लिख के देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 59 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया कि वह विधि जिसका प्रयोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक कुसमायोजित बालकों तथा विचलित बच्चों की समस्याओं के अध्ययन के लिए करते हैं वह है। तो जो नैदानिक क्लिनिकल मेथड या केस हिस्ट्री मेथड जिसको हम लोग जानते हैं नाम से, उसके का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक कुसमायोजित माल एडजस्ट जो चाइल्ड होते हैं या जो डेविएंट चाइल्ड होते हैं उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 60। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज मिति पद्धति का वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। तो समाज मिति विधि जो है वो मोरेनो के द्वारा विकसित की गई थी और उन्होंने ही अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में सबसे पहले इसका वर्णन किया था। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज का मॉडल पेपर जो था उस पर ये कुल टोटल 60 प्रश्न थे और इन 60 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको जो है दे दिए हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लस इसी के साथ जो है आपको इस प्रश्न पत्र के जो है और MCQ आपको दूसरे भाग में हमारे वीडियो में मिल जाएंगे और आप इसीलिए आप यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी MCQ हैं आपको समय से मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। जय हिंद।